It happens only in India. Only in India. Delhi or not bhaiya, it happens only in India. वैसे तो इंडिया में कामयाब रेवोल्यूशंस कई बार हो चुके हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि अनाज से जुड़ा था और व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि जुड़ा था डेयरी से। पर यहाँ कश्मीर में एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, द पर्पल रेवोल्यूशन। पर्पल रेवोल्यूशन किसी पंक रॉक बैंड का नाम लगता है ना? असल में एरोमेटिक क्रॉप लेवेंडर को उगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसकी शुरुआत की थी और अब J&K के सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती होती है, जिसकी वजह से इरफान जैसे किसानों का कहना है कि पहले के मुकाबले वो अब 5 गुना ज्यादा कमाते हैं। मुझे भी किसी तरह इरफान की टीम में शामिल होना है। इरफान भाई मेरी टांग मत काट देना। नहीं नहीं, इतनी जल्दी? वाओ, ओह रोमांस, मैं ट्राई करूं? नहीं, खचाक। मुझे नहीं लगता मेरा काम देखते हुए इरफान मुझे अपनी टीम में लेंगे, क्योंकि 4.5 सेकंड मैंने इसे काटने में लगा दिए और 4.5 घंटे इसे काटते हुए अपनी पिक्चर्स लेने में। लैवेंडर या लैवेंडुला एक सदाबहार श्रब है जिसे इसके एसेंशियल ऑयल के लिए काफी जगह पर उगाया जाता है, जिसमें एक बढ़िया सी खुशबू होती है। और सिर्फ अभी नहीं, माना जाता है कि एंशिएंट रोमन्स भी अपने नहाने में इसका इस्तेमाल किया करते थे। लैवेंडर उगाने वाले कुछ देश हैं बल्गेरिया, फ्रांस और स्पेन। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में इंडिया ने 500 टन से ज्यादा एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस किए, जिनकी कीमत 600 मिलियन रुपए होगी। टेक्निकली मैंने सुना है कि लेवेंडर सिर्फ होता है जैसे बल्गेरिया, फ्रांस में, लेकिन कश्मीर में मैं एक लेवेंडर फील्ड में हूँ, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। असल में जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो यूरोप जैसी ही है। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया टेम्परेट क्लाइमेट है जी। बस यही वजह थी इसकी। यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है, ये एनरिच्ड है, ये हाई एल्टीट्यूड सॉइल है, इसे मूड एलिवेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी वाइफ के लिए एकदम सही रहेगा, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, तो अगर मैं उसके लिए एक लेवेंडर कुशन बना लूं तो हमारा रिश्ता और बेहतर हो जाएगा। क्या कहते हैं? और जानते हैं इसे एरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बस तो सर मैं तो ये पूरा फार्म घर पे ले जाता हूँ। इस एसेंशियल ऑयल को कई तरह से यूज किया जाता है, जैसे कि लैवेंडर मसाज ऑयल, लैवेंडर इंसेंस, लैवेंडर फेस वॉश, लैवेंडर परफ्यूम्स, लैवेंडर स्क्रब्स। और ये सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। लैवेंडर सबको कुछ ना कुछ देता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका फायदा कौन नहीं उठा सकता? इस तरह के जानवर। ये लैवेंडर के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बस इसे सूंघते हैं, शायद रिलैक्स होते हैं और चले जाते हैं। क्या कमाल का है ये आइडिया! किसने सोचा था कि फार्मर्स की मुश्किलों का हल इस तरह से निकलेगा, जैसे कि कुछ ऐसा उगाएं जिसकी खुशबू कमाल की हो। इंडिया ने वाकई बाजी पलट दी है। ग्लोबल एसेंशियल ऑयल मार्केट बढ़कर करीब 66 करोड़ रुपए हो गई है। ऐसा अनुमान है कि कई तरह के एसेंशियल ऑयल्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इंडियन फार्मर्स और अरोमा बिजनेस सबसे आगे होंगे। यहाँ पर लेमनवुड की खेत में आना बहुत अच्छा लगता है। जब से हम यहाँ आए बहुत ही मज़ा हो, साथियों के साथ हो, यहाँ हम दिन में गुजारते हैं और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा। और लेमनवुड की वांगन कलर की चादर यहाँ लगी हुई है, इससे घर का माहौल भी अच्छा रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पर्पल रेवोल्यूशन की वजह से भविष्य रोशन, रंगीन और खुशबूदार हो रहा है। मैं हूँ कांचीपुरम में, जो शानदार सिल्क साड़ीज का जन्म स्थान है और मंदिरों का शहर भी। कांचीपुरम में भगवान शिव और उमा यानी पार्वती का विवाह हुआ था। संत मार्कंडे उनके वीवर हैं। उनके विवाह के लिए उन्होंने अनेक साड़ियां तैयार की थीं, तो यहाँ कांजीवरम साड़ियां पहनना आम बात है।
कांजीवरम साड़ी हर तरह से बहुत खास है। किसी भी टिपिकल कांजीवरम साड़ी में कढ़ाई के लिए यूज होने वाले थ्रेड में कम से कम 40% सिल्वर और 0.5% गोल्ड होता है और इन साड़ियों का वजन 1 किलो तक भी हो सकता है। तभी इसे मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि वहाँ ऑथेंटिक कांजीवरम साड़ी बनाई जाती है। साड़ी शब्द का मतलब कपड़े का लंबा टुकड़ा होता है, लेकिन पिछले 3000 साल में इंडियन क्लोथिंग के इस ट्रेडिशनल पीस ने जबरदस्त तरक्की की है। पूरे इंडिया में करीब 30 बेमिसाल तरह की साड़ियाँ मिलती है, लेकिन एक साड़ी जो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है वो है कांजीवरम सिल्क साड़ी। कांजीवरम साड़ी ऑस्पिशियस होती है और इस ऑस्पिशियस एसोसिएशन को एक इंसान ने जिंदा रखा है जो नेशनल अवार्ड विनर है। ये है मिस्टर बी कृष्णमूर्ति। सिर्फ 15 साल की उम्र से इन्होंने वीव करना शुरू कर दिया था और आज ये एक मास्टर वीवर हैं। साल 2010 और 2018 में इन्होंने अपने हाथ से बुनी कांजीवरम सिल्क साड़ी के लिए एक नेशनल अवार्ड जीता है। तो सर, आप ये खूबसूरत कांजीवरम सिल्क साड़ी बनाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इंस्पायर कहाँ से होते हैं? मैं कांचीपुरम में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा और मैं मंदिर आता था, इन मोटिव्स को देखता था और इनसे इंस्पायर होकर ड्राइंग्स बनाता था, जैसे हिरन, तोता, हंस, आम और मोर वगैरह। वाओ! मंदिर की नक्काशी से लेकर ड्राइंग बोर्ड और फिर साड़ी तक। एक क्विक स्केच बनाने के बाद ये डिजाइन्स को डिजिटली ड्रॉ करते हैं और फिर शुरू होती है जादुई बुनाई। लेकिन हमारी मास्टर वीवर के बारे में और भी कई खास बातें हैं। मैंने 5015 डिजाइन्स बनाए हैं, जिन्हें सपोर्टिंग डिजाइन्स कहा जाता है। 5015 डिजाइन्स 60 इंच चौड़े और 25 मीटर सिल्क पर मैंने एक बड़ा सैंपल बनाया है। 5015 डिजाइन्स, और इन्होंने हैंडलूम में इंटरेस्टेड लोगों के लिए इन सारे डिजाइन्स को बतौर रेफरेंस कैटलॉग भी किया है। मैं ये मौका नहीं गवा सकती, मुझे भी ये बुनाई का काम सीखना है। सर, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं एक परफेक्ट कांजीवरम साड़ी बनाने के लिए? पहला है रॉ मटेरियल खरीदना, दूसरा डाइंग, तीसरा रोलिंग, चौथा डिजाइन जॉइंट और पांचवा वीविंग। वीविंग की बारीकियों और इसमें लगने वाले लेबर की वजह से एक लूम पर 3 लोग काम कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आज एक कांजीवरम साड़ी की कीमत करीब 1 लाख होती है। ये साड़ी कितनी खूबसूरत है। इस कांजीवरम साड़ी पर पेंटिंग बनी हुई है। कितने की है? 85,000 मैम। क्या कुछ और भी है? 1 लाख की साड़ी। 1 लाख? वाह, नीले रंग को तो देखिए। ये 2 लाख की है। वाह, बहुत सुंदर है, लेकिन 2 लाख? इसके लिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। तो अब बात एकदम साफ है कि ये साड़ियाँ वर्क ऑफ आर्ट है और जो वीवर्स इन्हें बनाते हैं किसी कलाकार से कम नहीं है। ये अपनी क्रिएशंस पर अपना नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन कांजीवरम साड़ी की विरासत के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। साड़ियाँ कभी भी फैशन से बाहर नहीं हुई थी। ये गारमेंट वाकई है लिमिटलेस। इंग्लैंड के शेक्सपियरियन प्लेज और हमारा अपना केरला का कथकली दोनों है नैरेटिव्स फॉर्म, लेकिन एक और बात इन दोनों में कॉमन थी कि दोनों में होते थे सिर्फ मेल परफॉर्मर्स। वो इसलिए कि औरतों को स्टेज पर परफॉर्म करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 1975 में एक बदलाव आया कथकली की कहानी में। केरला, गॉड्स ओन कंट्री। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही बेमिसाल है, पर यहाँ और भी बहुत कुछ है। केरला से शुरुआत हुई थी एक एंशिएंट डांस फॉर्म कथकली की। कथा का मतलब है कहानी, कली यानी प्ले।
माना जाता है कि कथकली की शुरुआत 17th सेंचुरी से हुई। अब ये पूरी दुनिया में मशहूर है। एक मिनट रुकिए। कहा जाता है कि इंडिया में करीब 200 अनोखे डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन हम कथकली की बात ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कथकली को बहुत ही कठिन माना जाता है। इस कला में माहिर होने के लिए कई साल लग सकते हैं और इसका मेकअप करने में 4 घंटे लगते हैं और हटाने में 2 घंटे। आप पूछेंगे कि इतने मेकअप की क्या जरूरत है? क्योंकि कथकली में हर रंग की अपनी अहमियत है। तो हर रंग का क्या खास मतलब है? प्यार का रंग क्या होता है? लाल? नहीं है। एवर डैश लव। हरा? हाँ, सही कहा। एवरग्रीन लव। हरे रंग का मतलब होता है रोमांस और लव। लाल का होता है एंगर। काले का मतलब है तमस, हमारे माइंड की डार्कनेस। सफेद हमेशा सात्विक होता है। यानी हर रंग की अपनी एक अहमियत है। इसके अलावा इन इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स को देखिए। इन कॉस्ट्यूम्स की वजह से भी कथकली इतना खास है, क्योंकि इनका वजन 12 किलो तक हो सकता है। इसलिए कथकली को इतना डिमांडिंग डांस फॉर्म माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि कलरी पट्टू के सैनिक इसे परफॉर्म करते। मैंने पहली बार दुशासन किया था। जब मैं अपना मेकअप कर रही थी तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, क्या तुम दुशासन करने जा रही हो? क्या तुम किसी आदमी की तरह दहाड़ सकती हो? लेकिन पहले सीन के बाद वो वापस आए मेरे पास ग्रीन रूम में और उन्होंने ऐसे किया और चले गए। क्या बात है! मैं तो इस डांस फॉर्म के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। कथकली में हम अक्सर महाभारत और रामायण पर एक्ट करते हैं। हर चीज को कम्युनिकेट किया जाता है भाव से। चेहरा, हाथ, पाँव, मूवमेंट्स, चंदा, अगर आप जाने के लिए कहते हैं तो इस तरह से पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है इस जाओ शब्द को कहने में। अगर आने के लिए बोल रहे हैं तो आंखें तो बहुत ही जरूरी होती हैं। इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये पूर्ण रूप से विकसित भाषा है। तो ठीक है, मुझे भी इस साइन लैंग्वेज को सीखना है, जिससे कि मैं भी बॉयज को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए उनसे बात कर सकूं। और मुझे भी इस शानदार डांस फॉर्म की विरासत और पहले ऑल विमेन कथकली ग्रुप का एक हिस्सा बनना है। तो पेश है रावण, जटायु और आपकी अपनी शहनाज ट्रेजरी जो सीता बनी है। भारतीय संस्कृति को अनुभव करने के लिए खुद को डुबो देना चाहिए इंडियन डांस फॉर्म में। चमकते रंग, हर तरह के इमोशंस, कथकली की यही खास बात है। और क्या इत्तेफाक है कि इंडिया की भी यही खास बात है। तो अब तक इस एपिसोड में हमने एक्सप्लोर की कश्मीर की लैवेंडर रंग की वैली, साथ ही हम केरला गए जहां शहनाज ने कथकली आर्ट फॉर्म के बारे में जाना। हम शानदार कांजीवरम साड़ीज के अवार्ड विनर वीवर से मिले और अब हम जा रहे हैं लद्दाख, जहां दुनिया की सबसे प्रॉमिसिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं एक नए सितारे की खोज करूं और अपने नाम पर उस सितारे का नाम रख दूं। मैं उसे कहूंगा साइरस। तो मैं उसे लगातार ढूंढता रहूंगा, पर उसे ढूंढना आजकल मुश्किल है, क्योंकि शहरों में लाइट पोल्यूशन की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो रात में सितारों की खोज कर पाएं। इसीलिए उन्होंने बनाई स्टेट ऑफ द आर्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज लद्दाख जैसी जगह पर, जहां पर आर्टिफिशियल लाइट बहुत कम है और नजारे एकदम कमाल के हैं। सितारों में क्या लिखा है, इस बात को लेकर हम इंसान हमेशा फैसिनेटेड रहे हैं। कुछ का मानना है कि इंडिया में सबसे पहले ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी का जिक्र किया गया है और अब इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल प्रोग्रेस का एक उदाहरण देश के सबसे उत्तरी इलाके लद्दाख में देखा जा सकता है।
यहाँ है दुनिया की सबसे प्रॉमिसिंग ऑब्जर्वेटरीज में से एक, यानी द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले। ये हैं मिस्टर डॉर्जे आंगचुक। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सबसे पहले इंडियन मेंबर हैं और शायद दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग काम करते हैं। आपको भी अपना काम इंटरेस्टिंग लगता अगर उसमें स्टार गेजिंग इन्वॉल्व्ड होता। 1990 के दशक में इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स एक हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना चाहते थे, तो उन्होंने इंडिया में कई जगह साइट सर्वेस किए और उन साइट सर्वेस में हनले को यहाँ की टोपोग्राफी और क्लाउड फ्री नाइट्स की वजह से सबसे अच्छा माना गया। हानले ऑब्जर्वेटरी में औसतन 270 क्लियर नाइट स्काइज और हर साल 7 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इसके अलावा यहाँ के एक टेलीस्कोप का नाम नोबेल लॉरिएट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया और जब से ये इंस्टॉल किया गया तब से ये इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। 2001 में इस ऑब्जर्वेटरी पर हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची इंफ्रारेड और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप में असल में एक 2 मीटर डाया प्राइमरी मिरर होता है जो टेलीस्कोप का हार्ट होता है और इसे ऑल्ट आज़मत पर माउंट किया जाता है। ये टेलीस्कोप आज़मत में 360 डिग्रीज घूम सकता है और 0 to 90 डिग्रीज, इसलिए ये पूरे आकाश को कवर कर सकता है। लेकिन ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ बियाबान इलाके में क्यों बनाई गई? तो कई स्ट्रेटेजिकल वजहों से हनले ऑब्जर्वेटरी को इस खास जगह पर रखा गया है। वजह नंबर 1, ये ऑब्जर्वेटरी कनेरी आइलैंड्स और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ऑब्जर्वेटरीज के बीच इस तरह से लोकेटेड है कि ये उन फिनोमेना को भी ऑब्जर्व कर सकती है जिन्हें बाकी दोनों ऑब्जर्वेटरीज नहीं देख पाती हैं। और अब वजह नंबर 2, हवा की नमी स्पेस से आती इंफ्रारेड रेज को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन हनले की ड्राई क्लाइमेट की वजह से ये ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए बेस्ट ऑब्जर्वेटरीज में से एक बन गई। इस ऑब्जर्वेटरी को इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक डार्क स्काई सैंक्चुरी डिक्लेयर करने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये जगह सितारों के नीचे एक शानदार पिकनिक के लिए बिल्कुल सही है। और हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए तो है ही। यही वजह है कि डॉर्जे ने यहाँ न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि अपना शौक भी पूरा किया। 2010 में मेरी मुलाकात एक बेहतरीन एस्ट्रोफोटोग्राफर से हुई। मैं उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ और फिर एस्ट्रोफोटोग्राफी नाम की इस हॉबी से जुड़ गया और तब से मैं यहाँ अपनी हॉबी और बतौर इंजीनियर अपना प्रोफेशनल करियर दोनों एंजॉय कर रहा हूँ।